Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन आज हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज हम किस पे फोकस करेंगे, वेक्टर पे। लेकिन वेक्टर को समझने के लिए हम पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट मैंने आपको 2-3 मरतबा दिए है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन आज मैं इसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि दोज क्वांटिटीज़ which can be measured। क्या मतलब? वो क्वांटिटीज़ जिसका हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और फिजिक्स में हम सिर्फ पढ़ते ही फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि जिन क्वांटिटीज़ का हम मैग्नीट्यूड या जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते या इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिक्स में फिर नहीं पढ़ते, क्योंकि हम कहते हैं कि फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। जल्दी भी मैं ये भी लिखूँ, फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब हमारे पास जो फिज़िक्स है ये पैमाइश की साइंस है। ठीक है, इसमें अगर आप देख लें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हमारे पास एक गैस है, इसका ऑर्डर कैसा है, मतलब स्मेल कैसी है, इसकी कलर कैसा है, मतलब ये चीज़ फिज़िक्स में नहीं पढ़ते। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं किसी चीज़ का, मेस पढ़ते हैं, टाइम, सिर्फ वो क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं जिसका वेट पढ़ते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हम वो क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि दोज क्वांटिटीज़ which have some magnitude। वो क्वांटिटीज़ जिसका कोई मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मतलब किन क्वांटिटीज़ का हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। पहले तो हम मैग्नीट्यूड को समझेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं एक नंबर लिख दूँ और उसके साथ एक प्रॉपर यूनिट लगाओ तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। अब मैं लिखूँगा रेंडमली एक नंबर और उसके साथ एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नंबर और वो नंबर मेरे पास है 10। अब इस 10 से आपको तो सिर्फ एक ही अंदाज़ा हो सकता है कि ये एक नंबर है, 10 है, लेकिन 10 क्या है वो आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉपर यूनिट नहीं है। अब मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये 10 किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कोई भी मुझे नहीं बता सकता। लेकिन अगर अभी मैं इसके साथ एक मैग्नीट्यूड पुट करूँ, एक यूनिट पुट करूँ, तो हर किसी को फिर पता लग जाएगा कि हमारे पास किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। मैं इसके साथ लिखता हूँ kg। तो अब एक छोटा बच्चा भी ये कह सकता है कि ये मैस की बात हो रही है। ठीक है, 10 kg हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, मैस की। मतलब 10 किलोग्राम है तो ये तो किलोग्राम तो टाइम नहीं हो सकता, नहीं किसी चीज़ की लेंथ हो सकती है, सिर्फ मैस की हो सकती है। तो जब हम एक प्रॉपर नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिर मैग्नीट्यूड बन जाता है। किस चीज़ का मैग्नीट्यूड बन जाता है, जिस चीज़ का यूनिट होगा उसी का मैग्नीट्यूड होगा। अब यही 10 है, इस 10 के साथ मैं लगाता हूँ मीटर, m।
तो डायरेक्टली पता चलता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, अब यही 10 है, इस 10 के साथ मैं लगाता हूँ सेकंड, तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, टाइम की। तो जब हम एक नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट लगाते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं फिर, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, मैस, लेंथ, टाइम, इस तरह एक्सीलरेशन, फोर्स जितनी भी है, जिसकी हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब अगर आप देख ले, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो क्या है, एंगर में है, एंगर, गुस्सा, तो गुस्से का मैग्नीट्यूड कितना होता है, नहीं है ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। या हम कहते हैं कलर लेते हैं कि ये कलर हमारे पास क्या है, ब्लैक है, लेकिन कितना ब्लैक है, कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता सकता है। ये हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब 10 kg है, 10 सेकंड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए कलर जो हमारे पास है ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। एंगर, ब्यूटी, स्मेल, ये सब वो चीज़ें है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बोल सकते। लेकिन मैस, लेंथ, टाइम, रेडियस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फिर, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये तो अब क्लियर है कि इन क्वांटिटीज़ का कोई मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका हम मेजरमेंट कर सकेंगे। लेकिन किन दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एक हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है लेकिन स्केलर है, और दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये भी इसके साथ भी फिजिकल क्वांटिटीज़ लगा दी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दोनों है, लेकिन एक हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दूसरी हमारे पास क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंशिएट भी करूँगा, दोनों का डिफिनीशन भी लिखूँगा, स्केलर क्वांटिटीज़ भी मैं आपको समझा दूँगा, वेक्टर भी समझा दूँगा कि इसका मतलब क्या है। पहले मैं लिखता हूँ स्केलर क्वांटिटीज़ का डिफिनीशन। तो मैं लिखता हूँ कि दोज क्वांटिटीज़ which needs only magnitude for their complete description। वो क्वांटिटीज़ जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। देख ले, वो क्वांटिटीज़ जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब, मतलब किसी को समझ आ जाता है कि मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सिर्फ क्या बताऊँगा, मैग्नीट्यूड बताऊँगा। वो क्वांटिटीज़ जो हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई आपको घर में कहे कि जाकर बाज़ार से चीनी लेके आ रहा हूँ, शुगर, ठीक है, क्या लेके आओ, शुगर। तो अब आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन उनसे पूछेंगे घर वालों से कि हाउ मच मीन, आप ये क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं कि मतलब कितनी शुगर लेके आए। या कोई आपको कहे कि ऑनियन लेके आए या कोई दूसरी चीज़, तो आप सिर्फ क्या पूछते हैं उनसे, मैग्नीट्यूड पूछते हैं कि कितना चाहिए। वो आपको घर वाले कहते हैं कि 2 kg, ठीक है। वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं शुगर का कि कितना लेके आओ, 2 kg। तो आप बस समझ जाते हैं ये कंप्लीटली डिस्क्राइब है ओनली विथ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक क्वांटिटीज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब हो सकती है। इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं फिर, स्केलर क्वांटिटीज़। तो आप जाकर 2 किलोग्राम चीनी लेके आएंगे,
तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। आप ये तो नहीं पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में लेके आए, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है इन क्वांटिटीज़ के लिए। इसी तरह अगर आपको कोई घर में कहे कि ये काम कर दो, कोई काम है वो आपको कहे कि ये काम कर दो, तो आप सिर्फ ये पूछेंगे कि हाउ मच, मैग्नीट्यूड पूछेंगे कि कितना काम करे, ठीक है। तो वर्क जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर अगर आप किसी से पूछते हैं घर में कि टाइम क्या है और वो आपको कहता है कि 7 AM, सुबह सुबह आप जल्दी में उठे हो, स्कूल जा रहे हो और आप किसी से पूछ रहे हो कि टाइम क्या है, तो आप उससे जब आप किसी से पूछते हैं कि टाइम क्या है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि 7 AM, ठीक है। तो आप ये तो नहीं पूछते कि किस डायरेक्शन में 7 AM, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटीज़ है। तो टाइम भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब टाइम को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली विथ मैग्नीट्यूड। वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि काम करे तो आप कितना पूछेंगे, कितना, वो आपको कहता है कि 10 जूल वर्क कर दो, बस आपने फिर 10 जूल वर्क ही करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछना है आपने। इसी तरह अगर कोई आपसे मैथ्स की बात करे कि शुगर लेके आओ, तो आप क्या पूछेंगे कि कितना लेके आए, वो आपको कहता है 2 kg, बस आप कंप्लीटली समझ जाते हैं कि मुझे बस सिर्फ 2 kg चीनी लेके आने हैं। फिर वो आप कोई आपको कहता है कि वर्क करो, आप पूछते हैं कि कितना वर्क करें, मैग्नीट्यूड पूछते हैं, वो आपको कहते हैं कि 10 जूल वर्क करो, तो बस आप 10 जूल वर्क करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। किसी से आप टाइम पूछते हो, आपको कहते हैं कि 7 AM, तो बस कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। इसको वो क्वांटिटीज़ जिसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो है वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ हम बोलते हैं, पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ कि दोज क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ which needs both magnitude as well as direction for their complete description। वो क्वांटिटीज़ जिसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मैं आपको एक ऐसी क्वांटिटी लिखूंगा कि वो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर कोई आपसे कहे सुबह सवेरे कि आपने सुबह सवेरे दौड़ लगाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में, सीधा स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो आपसे, डिस्प्लेसमेंट। कोई आपसे कहे कि आपने डिस्प्लेसमेंट में जाना है, और डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शार्टेस्ट मीन स्ट्रेट, ठीक है। और किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। कोई आपसे कहे कि आपने स्ट्रेट दौड़ लगाना है, ठीक है, स्ट्रेट, सुबह सवेरे आप उठे हो और कोई आपसे कहे कि आपने स्ट्रेट दौड़ लगाना है, तो आप 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मैग्नीट्यूड का पूछते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपने ये पूछना है कि कितना दौड़ लगाना है, मतलब कितनी मीटर, वो आप कहता है कि 100 मीटर दौड़ लगानी है आपने। दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हैं किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट तो मैंने जाना है, लेकिन स्ट्रेट तो बहुत है, ठीक है, ईस्ट में भी जा सकते हैं, वेस्ट में भी जा सकते हैं, नॉर्थ में भी जा सकते हैं, साउथ में भी जा सकते हैं, तो आपने डायरेक्शन पूछना है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपसे कहता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक टेबल है, देखो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, और कोई आपसे कहे कि इस पे फोर्स लगाओ, फोर्स अप्लाई करो, फोर्स, तो आप 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे कि मैंने कितना फोर्स लगाना है,
ठीक है। तो आपसे कहता है कि 10 न्यूटन फोर्स लगाना है आपने। तो आप फिर दूसरा क्वेश्चन पूछती है किस डायरेक्शन में मैंने स्टेबल भी फोर्स लगाना है, मतलब मैं तो इस डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ, इसमें भी लगा सकता हूँ, इसमें भी। तो आपसे कहता है कि आपने नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। तो आप लिखेंगे 10 न्यूटन नॉर्थ। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। आप वीडियो को पास करके ये अपने साथ लिख भी सकते हैं अपने पास, ठीक है। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये लिख भी सकते हैं। तो मैंने दोनों क्वांटिटीज़ डिफाइन कर दी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। वो टाइप्स को बाद में करेंगे, पहले हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चूँकि ये चैप्टर हमारे पास वेक्टर्स का है, स्केलर का नहीं है, तो हम सिर्फ कौन से प्रॉपर्टीज़ अब मज़ीद पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर तो मैंने इसलिए डिफ़ाइन कर दिया आपको ताकि आपको स्केलर और वेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है आपको सिर्फ वो समझ आ जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये तो आपको अब क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज़। 2 वे मैं सिंपल लिखूँगा, सिंपल वर्ड में 2 वेज ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की कितनी वेज है? 2 रिप्रेजेंटेशन 2 वेज ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। 2 ही तरीके हैं जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेक्टर को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहला जो वेक्टर का तरीका है रिप्रेजेंटेशन का वो हमारे पास क्या है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको अब सिंबल लिखता हूँ, उन सिंबल से हम क्या करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? एरो का निशान ड्रा करेंगे। हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। ये हमारे पास ए वेक्टर है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई वेक्टर है बी, तो मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट बी लिखूँगा, इसके ऊपर एक एरो का निशान बनाऊँगा। इसी तरह सी डी एफ जेड तक हम कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखकर इसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? वेक्टर। ज़रूरी नहीं कि ये कैपिटल हो, स्मॉल में भी हम लिख सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? अल्फ़ाबेट लिखेंगे, इसके ऊपर एरो का निशान बनाएंगे। जो वेक्टर हो उसके ऊपर एरो का निशान बनाएंगे तो हमारे पास ये ज़ाहिर हो। अगर सिर्फ हम बी लिखते हैं, ठीक है, या ए लिखती है या सी लिखती है, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो स्केलर का भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो फिर हमें ये वाज़ेह नहीं होता कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम फिर समझ जाते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे एरो का निशान लगाए ए
बी सी। ठीक है, इसी तरह कैपिटल की भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल ए नीचे एरो हो, कैपिटल बी नीचे एरो हो, कैपिटल सी और नीचे एरो हो। लेकिन ये जो दो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वे ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हम वेक्टर को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट टिक की इसके ऊपर एरो का निशान बनाते हैं। तो सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, वेक्टर को सिंबॉलिकली इन दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किसी वेक्टर को, मैं लिखता हूँ हमारे पास एक फोर्स है, और फोर्स चूँकि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं लिखता हूँ 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन तो है, ठीक है, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, लेकिन ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक तो मैंने इसके ऊपर एरो का निशान नहीं लगाया क्योंकि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, अब ये ठीक हो गया। लेकिन अब इसके साथ मैं डायरेक्शन भी लगाऊंगा ईस्ट। अब ये हमारे पास परफेक्टली एक्यूरेट है। ठीक है, एरो का निशान भी लगाएंगे, लेकिन फिर इसके साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एरो का निशान मैंने लगा दिया तो इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ फिर हम डायरेक्शन ज़रूर लिखेंगे। अगर हम सिर्फ एफ लिखेंगे और 10 न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास अब इसकी कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अगर इस तरह हम लिखेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे तो डायरेक्शन स्पेसिफाई भी करेंगे कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। इस बार मैंने लिख दिया कि 10 न्यूटन है लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये अब हमारे पास क्या है, ठीक तरीका है। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले रहे, एक्सेलरेशन इसके ऊपर एरो लगाएंगे और हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट है, लेकिन अब इसका डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई करेंगे। मैं कहता हूँ कि डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड्स हमारे पास इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट, और ये हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं फिर, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट हो जिस चीज़ से हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ए बी सी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि ए से रिप्रेजेंट करो तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट। अभी ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ए हमारे पास एक वेक्टर है, तो मुझे पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉपर यूनिट एन नंबर से हमें मैग्नीट्यूड का पता चलता है। हमारे पास 10 नंबर है, एन एक प्रॉपर यूनिट है, 10 न्यूटन की बात हो रही है, तो मुझे पता है कि ये फोर्स है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये तो ए है, ठीक है, वेक्टर तो है और एक नंबर है, एक प्रॉपर यूनिट है, मुझे डायरेक्ट पता चलता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, फोर्स की हो रही है। क्योंकि 10 न्यूटन टाइम की यूनिट तो नहीं हो सकती, नहीं मास की यूनिट हो सकती है, ठीक है, नहीं लेंथ की यूनिट हो सकती है, और मुझे पता है कि फोर्स का एक यूनिट ही न्यूटन है। तो मुझे डायरेक्ट पता चलता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, फोर्स की। तो ये कोई मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पे मैंने ए लिखा है, बी लिखा है या एफ लिखा है। और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है कि इस डायरेक्शन में है, तो मुझे डायरेक्टली पता चलता है। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि फोर्स, इसके ऊपर मैं वेक्टर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 5 न्यूटन और मैं लिखता हूँ ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। लेकिन सिर्फ अगर मैं फोर्स लिखूँ 5 न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को हम इस तरह पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मॉडुलस ऑफ एफ, मॉडुलस ऑफ एफ या मॉडुलस ऑफ फोर्स। और ये इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये हमारे पास क्या होगा, न्यूटन। ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, तो उस सिंबल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, और इसके साथ फिर डायरेक्शन मेंशन करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी वे की तरफ, कि मतलब दूसरी तरीके से वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
अब हम ये समझेंगे रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तो हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ABC, इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया, ठीक है, तो सिंबल हो गया। अब हम लिखते हैं कि ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एरो के निशान से करेंगे। ये एरो हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप तो ये सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो एरो से कैसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह लिखता हूँ कि द एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। एरो हमारे पास क्या करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं इस वेक्टर की तरफ। इस वेक्टर का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक, और एक ही इसका हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं टेल। Starting point of the vector is called tail and ending point of the vector is called head। तो एक एरो का हमारे पास क्या होगा, एक टेल होगा और एक हेड होगा। इसको मैं वेक्टर बोलता हूँ क्योंकि इससे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये असल में हमारे पास है तो एरो। तो एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। और एंडिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, हेड, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलेंगे और एंडिंग पॉइंट को हेड बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होगा। तो मैं लिखता हूँ कि द लेंथ ऑफ द वेक्टर, the length of the vector represent the magnitude of the physical quantity। क्या मतलब होगी इसका, इस एरो का द लेंथ ऑफ द वेक्टर, नहीं वेक्टर की जगह मैं लगाऊंगा एरो, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इस एरो का जो लेंथ है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरो है और ये हमारे पास कितना है, ये एरो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस एरो से मैंने फोर्स को डिफाइन किया है, फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं लिखता हूँ कि दिस 10 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 10 न्यूटन। वो हम बाद में लिखेंगे कि सेंटीमीटर न्यूटन के बराबर कैसे होगा, वो तो हम स्केल ले लेते हैं ना उसके लिए। तो स्केल मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये समझ ले कि इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, लेंथ हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। इसका 10 सेंटीमीटर है लेंथ, तो मैं कहता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर असल में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 न्यूटन। और न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स का। तो मैं लिखता हूँ कि असल में ये एक फोर्स है और कितना है, 10 न्यूटन फोर्स है। तो 10 न्यूटन फोर्स को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैं एक 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का भी मैं ड्रा कर सकता हूँ। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं स्केल कितना लेता हूँ, ठीक है। स्केल हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अब हम सिर्फ ये समझ ले कि इस 10 न्यूटन फोर्स को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगा और उस वेक्टर का जो लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं 1 न्यूटन कितनी सेंटीमीटर के बराबर लेता हूँ। एक बार फिर कहता हूँ मैं आपको, वो मैं आने वाले क्लासेस में जब हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ वो बताऊँगा। लेकिन इस वेक्टर एरो का जो लेंथ है वो हमें क्या देगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा।
और दूसरी बात, इस वेक्टर एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। तो मैं लिखता हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ द एरो will represent the direction of the physical quantity। दो ही चीज़ ही है वेक्टर्स में, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो एरो का लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देगा और एरो जिस डायरेक्शन में होगी असल में वो फोर्स का या उसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब आप देख ली, मैं 10 सेंटीमीटर का मैंने एरो ड्रा किया है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन है। और इस एरो का डायरेक्शन किस साइड में है, ईस्ट में है। तो मैं लिखता हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन किस साइड पे है, ईस्ट में है। ठीक है, तो इस एरो को मैं इस तरह ड्रा करूँगा। अब अगर कोई मुझे कहे कि हमारे पास एक 10 न्यूटन फोर्स है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, और इसको तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली तो हमें किसी भी वेक्टर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा, एरो से। तो मैं अब एक ऐसी एरो बनाऊँगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो और 10 न्यूटन को मैं 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन इसका मुझे उसी ने कहा कि फोर्स का डायरेक्शन किस साइड पे है, नॉर्थ पे है। तो एरो का डायरेक्शन भी मैं किस साइड में बनाऊँगा, नॉर्थ में। देखो 10 सेंटीमीटर की एक एरो मैंने बना दी, तो ये हमारे पास असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो 10 न्यूटन, और डायरेक्शन किस साइड में है, नॉर्थ में है। तो ये एक ऐसा फोर्स है 10 न्यूटन का जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किसी भी साइड में किसी भी डायरेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एरो का जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ दी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर है। अब हम आते हैं, एक और टॉपिक है हमारा और वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की टाइप्स कितनी है। अब हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। कि वेक्टर्स की हमारे पास कितने टाइप्स है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, सिंपल और इजी है बहुत ज़्यादा, बस आपने थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखना है और सुनना है। पहला टाइप हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स। ये हमारे पास वेक्टर का एक टाइप है और हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे। पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। टू वेक्टर्स विल बी इक्वल if they have same magnitude as well as same direction। दो बातें होंगी तब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या होंगी, इक्वल होंगे। कौन सी दो बातें, एक नंबर, पहली बात दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दूसरी बात दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दो वेक्टर तभी हमारे पास इक्वल हो सकती है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किस साइड में है, ईस्ट में। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किस साइड में है, ईस्ट में है। तभी ये दोनों हमारे पास इक्वल वेक्टर है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो,
5 सेंटीमीटर, और हमारे पास दूसरा है बी, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। वेक्टर का निशान बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, और ये भी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम इक्वल नहीं बोल सकती क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, इक्वल के लिए शर्त क्या है? दो ही शर्त है। पहला शर्त मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी नहीं है इक्वल, या डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब मैं आपको एक और वेक्टर ड्रा करता हूँ। ये वेक्टर है ए 3 सेंटीमीटर और दूसरा भी है बी, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, आई होप आपको इक्वल वेक्टर्स का समझ आ गया होगा। दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो इसी से रिलेटेड है और आप समझ भी गए होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स हम किन वेक्टर्स को बोलेंगे? वो वेक्टर्स को जिनका या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि दोज वेक्टर्स which are different in magnitude or in direction। वो दो वेक्टर्स जो या वो तो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे या डायरेक्शन में डिफरेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। इसका एग्जांपल है हमारे पास, एक वेक्टर है हमारे पास ए और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर और किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। अभी एक दूसरा वेक्टर है बी, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, वो भी ईस्ट में है। देखो डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अनइक्वल वेक्टर्स। अब आप देख ली कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारे पास बी, इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम इक्वल नहीं बोल सकते, ये अनइक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। और हमने डिफिनीशन में क्या बताया आपको कि या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो दोनों ही केसेस में ये दोनों क्या है? अनइक्वल वेक्टर्स है क्योंकि इस केस में डायरेक्शन डिफरेंट है, दो मैग्नीट्यूड इज इक्वल। इस केस में मैग्नीट्यूड इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, दो डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये हर हालत में हमारे पास क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। तीसरी टाइप की तरफ हम आते हैं, वो हमारे पास है, तीसरा जो टाइप है वेक्टर का वो हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बाद में हम ये यूज़ भी करेंगे जब हम पैरेलल फोर्सेस की या अनइक्वल फोर्सेस की, इक्वल फोर्सेस की बात करेंगे। तो फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे हमारे काम आएंगे कि अनइक्वल वेक्टर्स का सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ हम वेक्टर्स में पढ़ दिया और बात ख़त्म। ये अनइक्वल फोर्सेस जब हम पढ़ेंगे तो आपको फिर पता होगा कि अनइक्वल फोर्सेस का मतलब क्या है, कि या तो इनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा या इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर हम इक्वल फोर्सेस पढ़ेंगे तो इक्वल फोर्सेस का फिर वहाँ पे आपको पता होगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वल वेक्टर्स का आपको पता है तो इक्वल फोर्सेस का भी आपको पता होगा कि इक्वल फोर्सेस वो होंगे जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। सिर्फ ये ना हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप कहें कि ये इक्वल फोर्सेस है। ठीक है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इस तरह अगर हम पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं फिर तो हम क्या कहेंगे कि पैरेलल फोर्सेस कौन से होंगे जब हम यहाँ पे ये नहीं समझते, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
पैरेलल वेक्टर हमारे पास वो होंगे जिसका डायरेक्शन सिर्फ सेम हो। मैग्नीट्यूड का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ कि दोज वेक्टर्स which have same magnitude, वो वेक्टर्स जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिसका सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड जो भी हो, हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देख लिया आप, हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और दूसरा है बी, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यस दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल के लिए मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दो वेक्टर्स है, डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स दे आर पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एक हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, दूसरा भी है हमारे पास बी, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दे आर इक्वल भी है, क्योंकि इक्वल का डिफिनीशन हमने क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। इक्वल एंड पैरेलल, ये हमारे पास इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर्स का अगर सिर्फ डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैग्नीट्यूड का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो भी पैरेलल, मैग्नीट्यूड सेम ना हो लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो भी पैरेलल। ठीक है, इसको मैं आसान अल्फाज में अगर लिख दूँ पैरेलल की डिफिनीशन का, तो अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि दोज वेक्टर्स which, इस तरह लिख देता हूँ कि if the angle between two vectors is 0 degree they are parallel। मैं ये कहता हूँ आसान अल्फाज में कि अगर दो एंगल की बीच में एंगल जो है हमारे पास थीटा, हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, तो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो ये एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो वो वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक वेक्टर ये है और दूसरा ये स्मॉल है, मैग्नीट्यूड अगरचे मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स को हम इस तरह भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, और इस तरह भी कर सकती है कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री दे आर पैरेलल। आसान अल्फाज में मैं आपको ये डिफिनीशन लिख दिया। अब हम आते हैं एंटी पैरेलल की तरफ। इस पैरेलल से रिलेटेड है और ये हमारे पास है चौथा टाइप, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल का जब आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल का भी आपको पता होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि दोज वेक्टर्स which are in opposite direction to each other। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगे। अब आप देख ली, यहाँ भी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। अगर एक वेक्टर हमारे पास है ए
और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर है बी, वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दे आर एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल। समझ आ रहा है आपको? मैग्नीट्यूड का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। एक है हमारे पास ए 5 सेंटीमीटर, दूसरा है बी, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसके बीच में एंगल क्या आता है? 180 डिग्री। देख लिया आप, ये हमारे पास एक वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, इसके बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो आसान अल्फाज में मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 दे आर एंटी पैरेलल। इफ़ द एंगल को किस तरह लिखूंगा? इफ़ द एंगल बिटवीन, ये 9 नहीं है, ए है। इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 180 degree they are anti parallel vectors। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 है तो ये क्या है? एंटी पैरेलल है। या अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब हम आते हैं पांचवें टाइप की तरफ, और वो हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। को मीन सेम, और प्लेन का आपको पता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनली एक प्लेन है, और इस सेम प्लेन में अगर दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे? कोप्लेनर। तो हम इसका डिफिनीशन इस तरह लिखते हैं। पहले मैं डिफिनीशन लिखूंगा फिर आपको समझा भी दूंगा। इफ यानी दोज वेक्टर्स which lies in the same plane are called coplanar वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं या सेम प्लेन में है उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। एग्जाम्पल ये है हमारे पास, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। ज़रूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, या डायरेक्शन सेम हो, लेकिन दोनों एक ही प्लेन में, प्लेन हमारे पास 2 डायमेंशन होता है। ये एक प्लेन है कि नहीं है? देखो, ये हमारे पास एक प्लेन है, देखो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, और 2 डायमेंशन में जितनी भी वेक्टर्स होंगे वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ कि 2 वेक्टर्स, जब भी हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे तो 2 वेक्टर तो हमारे पास हमेशा 2D में होंगे ना, 2 डायमेंशन में हो सकती है। और 2 वेक्टर्स 3 डायमेंशन में तो नहीं हो सकती। हाँ, 3 हो सकती है, लेकिन 2 सिर्फ 2D में होंगे या प्लेन में होंगे। तो हम कहते हैं कि 2 वेक्टर्स will always be coplanar। ये याद रखिए, 2 वेक्टर हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 वेक्टर्स है और वो कोप्लेनर ना हो। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ए बी एरो का निशान लगाएंगे क्योंकि वेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन 2 वेक्टर हमेशा हमारे पास क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। अब आते हैं 3 वेक्टर्स की तरफ। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है तो इसके लिए शराइत है।
अगर तीनों वेक्टर्स हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अभी आप देख ली ये तीनों एक ही प्लेन में है, प्लेन हमारे पास है 2 डायमेंशन प्लेन है ये, तो ये हमारे पास यस दे आर कोप्लेनर। तो हम कहते हैं कि तीन भी कोप्लेनर हो सकते हैं। ऑलवेज की बात मैं नहीं कर रहा, अब मैंने सिर्फ ये कहा कि हाँ तीन भी कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे को तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक वेक्टर है हमारे पास एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर है हमारे पास वाई एक्सिस में, और तीसरा वेक्टर है हमारे पास जेड एक्सिस में, तो एक्सिस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन। एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है और तीसरा डायमेंशन ये है। तो अब मैंने तो आपको ये कहा था कि दो हमेशा कोप्लेनर होंगे। अब अगर मैं एक्स और वाई को ले लेता हूँ तो ये दोनों एक प्लेन में है, देख लो ये एक प्लेन है इसके लिए, तो ठीक है दे आर कोप्लेनर। ठीक है, अब अगर मैं y और z को लेता हूँ तो ये भी इसके लिए एक प्लेन है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये इसके लिए एक प्लेन है, ये भी कोप्लेनर है। ये दो अगर मैं ले लूँ तो ये भी एक प्लेन में है, ये भी हमारे पास कोप्लेनर है, लेकिन तीनों एक साथ कोप्लेनर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं x और y को लेता हूँ, इन दोनों को देख लो, तो ये हमारे पास क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, अगर मैं y और z को लेता हूँ तो ठीक है y और z हमारे पास एक प्लेन में है, ये भी कोप्लेनर है। अगर मैं x और z को लेता हूँ, ठीक है, तो ये x और z हमारे पास कोप्लेनर है, लेकिन तीनों को जब हम एक साथ लेते हैं तो तीनों एक ही साथ हमारे पास कोप्लेनर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि प्लेन तो 2 डायमेंशन है। अब ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन और ये तीसरा डायमेंशन, दो हम लेंगे तो दो तो ठीक है प्लेन में होंगे, लेकिन तीसरा डायमेंशन तो प्लेन से बाहर निकल जाएगा, तो तीन हमारे पास कोप्लेनर फिर नहीं हो सकती। तो मैं लिखता हूँ कि 3 वेक्टर्स में आर मे नॉट बी कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स में आर मे नॉट बी कोप्लेनर। तो आपको इसमें फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कि 3 वेक्टर्स क्यों कोप्लेनर नहीं हो सकती। हाँ, अगर तीनों सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में, तो हो सकती है, लेकिन अगर सेम में नहीं है तो कोप्लेनर नहीं हो सकती। अब हम आते हैं एक और टर्म, ये हमारे पास 5वां टाइप था कोप्लेनर। अब हम आते हैं छठे टाइप की तरफ, और वो है क्या है? वो कंकरेंट वेक्टर्स। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम फोर्सेस में पढ़ेंगे, कंकरेंट फोर्सेस पढ़ेंगे, तो आपको जब कंकरेंट वेक्टर का पता है तो फोर्स भी तो वेक्टर है, तो फिर आपको वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। तो कंकरेंट वेक्टर हमारे पास कौन से होंगे? पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि दोज वेक्टर्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, दोज वेक्टर्स which pass through the same point, वेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जो पॉइंट से वो पास हो रहे हैं, सेम पॉइंट से सारे पास हो रहे हैं, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट वेक्टर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे है एक पॉइंट है, ये मैं लेता हूँ, एक पॉइंट बड़ा इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और इस पॉइंट को एक फोर्स या एक वेक्टर खींच रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा इस बॉडी को खींच रहा है इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों जो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी, तो ये दोनों क्या है? कंकरेंट वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये पॉइंट जो है, ये सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? कंकरेंट वेक्टर्स। ये तीन भी हो सकती है, अगर हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है, एक फोर्स है सी और वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, अगर एक और है वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है डी, एक और है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है ई, और एक इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है एफ, ये भी हो सकता है जी।
और ये भी हो सकता है h, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं जितनी भी वेक्टर्स हो। लेकिन अगर पॉइंट आप एक्शन सबका सेम है या सेम पॉइंट से सारे पास हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है। एक और टाइप है सातवां, वो हमारे पास है जीरो वेक्टर। ठीक है। जीरो वेक्टर का क्या मतलब है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। और इसको हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आएगा मज़ा। मैग्नीट्यूड तो ठीक है ज़ीरो हो गया, ज़ीरो, लेकिन है तो वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन का तो यूनिट ही ज़ीरो नहीं है। वो तो हमारे पास डायरेक्शन राइट, ईस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड ये हो सकता है। तो डायरेक्शन क्या होगा अब इसका, आर्बिट्ररी। कोई आपसे पूछे कि जीरो वेक्टर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, तो जीरो वेक्टर तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ठीक है मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास एक वॉल है, या वॉल नहीं बस एक बॉडी है, ठीक है, और कोई आपको कहे कि इस पे ज़ीरो न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड ज़ीरो न्यूटन, लेकिन चूंकि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको कहेगा कि आप ज़ीरो न्यूटन फोर्स तो अप्लाई करोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। तो आप जब फोर्स से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो है, तो आप कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन इसके साथ लगा सकते हैं। ईस्ट भी लगा सकते हैं, वेस्ट भी लगा सकते हैं, नॉर्थ भी लगा सकते हैं, साउथ भी लगा सकते हैं। जब मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो डायरेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। आप बस उसे कहे कि अपने जगह पे बैठ जाए और उसे कहे कि मैं इस पे ज़ीरो न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, आपको कहे कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आप कहते हैं आर्बिट्ररी, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता हूँ, नॉर्थ में भी लगा सकता हूँ, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो डायरेक्शन कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर हम कोई आपसे कहे कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपसे कहे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो ठीक है नल वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर है, लेकिन आपसे वो कहे कि किस डायरेक्शन में जा रही है एक बॉडी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, तो आप कह सकते हैं कि आर्बिट्ररी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में भी जा सकती है, नॉर्थ में भी जा सकती है, साउथ में भी जा सकती है, ईस्ट में, वेस्ट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ ये है कि जब मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो तो डायरेक्शन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हमारे पास एक और आठवां टाइप है, वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और इसकी यूजेस क्या है, यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर के लिए। इसको किसी भी वेक्टर के साथ हम लगा सकते हैं, किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन के लिए। अगर मैं लिखूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो दो ही चीज़ें इसकी होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ हम लगाएंगे एक कैप, और इसका मतलब है ए यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन।
मैं लिखूंगा ये ए का मैग्नीट्यूड और ये ए का डायरेक्शन, और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो ये इस वेक्टर पे कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है, क्योंकि इसको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो ये तो टाइप्स थे। अब एक सिर्फ 5 सेकंड का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कर रहा हूँ, इसी लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया लेकिन वो मैं शामिल करता हूँ। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, तो पैरेलल हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस जगह पे मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूँ, यही ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन भी वही है। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ दोनों सेम है, ठीक है। तो पैरेलल में एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन शर्त क्या है, न तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा न इसका डायरेक्शन चेंज होगा। परपेंडिकुलरली मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर इस वेक्टर को अब मैं परपेंडिकुलरली शिफ्ट करूँ कि ए से लिखूँ कि ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। सिर्फ पैरेलल शिफ्ट हमारे पास वेक्टर्स का क्या है अलाउड है। पैरेलल सिर्फ ये तो नहीं है, पैरेलल तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको हम पीछे शिफ्ट करें, यही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी यही 5 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। तो एक वेक्टर को हम पैरेलली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई भी मसला है इस लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो मसला सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।